गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो हैं अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामीण विकास। और ग्रामीण विकास फंक्शनल कम्युनिकेशन में दिया हुआ एक इंटीग्रेटेड फंक्शनल कम्युनिकेशन जो कि FTRP और पेंट ब्रांच में है, में दिया हुआ एक एडिशनल टॉपिक है। ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस करना है। इसके हम 2 लेक्चर बनाएंगे और सीखेंगे और देखेंगे कि ग्रामीण विकास में भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, या ग्रामीण विकास का भारत में क्या मतलब है। ठीक है, चलिए। तो ग्रामीण विकास बेसिकली अगर हम देखें तो 3 चीज़ों पे टिका होता है। कृषि विकास, दूसरा होता है, दोबारा से लिख देता हूँ, ग्रामीण विकास जो होता है वो 3 चीज़ों पे टिका होता है। पहला होता है कृषि का विकास, ठीक है, जिसमें आता है सिंचाई, बीज, वेयर हाउस इत्यादि। दूसरा आता है सड़क या कनेक्टिविटी। तीसरा आता है संचार। 3 चीज़ों पे गांव का विकास टिका होता है, संचार, कृषि और सड़क। अगर संचार के माध्यम से वो शहरों से जुड़ गए तो वहाँ पर विकास होगा, सड़क के माध्यम से शहरों से जुड़ गए तो भी वहाँ पर विकास होगा, और वहाँ पे अगर कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो गई तो भी वहाँ पर विकास होना तय है। तो ग्राम विकास को जब हम पढ़ते हैं तो इन 3 बेसिक पैरामीटर्स पर पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कुछ जैसे मान लो कोई झोपड़ी होती है, कोई झोपड़ी अगर हम बनाएं ऐसे करके, है ना, इस तरीके से होती है ना झोपड़ी, ऐसे करके झोपड़ी होती है, इसमें कैसे करके खिड़की लगी होती है। तो ये किस पे टिकी होती है? इन बेसिक पिलर्स पे टिकी होती है। ये मेन खंबे जो होते हैं जिसके ऊपर ये खपरेल पड़ी होती है ना, तो ये जो मेन खंबे हैं इन पर टिकी है झोपड़ी। ठीक है, ऐसे ही अगर ग्रामीण विकास की बात करें, ग्रामीण विकास की अगर बात करें, यानी ग्राम विकास की अगर बात करें, तो इन 3 बेसिक स्ट्रक्चर पर टिका होता है, कृषि पे, सड़क पे या इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, और तीसरा होता है कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर क्वेश्चन इस जगह से बनाने की कोशिश की गई तो यहाँ से हमको क्वेश्चन मिलने की संभावना है। बेटा मैं सभी उसी प्रकार के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जहाँ से हमें क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, भारत में कितने प्रतिशत ज्योति, ठीक है, ये ज्योति नहीं है, ये ज्योति का मतलब होता है जुताई। ठीक है, कितने प्रतिशत जुताई 1 हेक्टेयर से कम है? इस बात का क्या मतलब है? ये पूछना चाह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम खेत है। कितने प्रतिशत किसानों के पास भारत में 1 हेक्टेयर से कम, यानी भारत में छोटे छोटे किसान, जो सीमांत किसान जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। सीमांत किसान वो किसान होते हैं जो 1 हेक्टेयर से कम की जुताई जिनके पास होती है, 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन जिनके पास होती है, उनको हम सीमांत किसान बोलते हैं। तो भारत में जो सीमांत किसान हैं वो 65% से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बेसिक जो मतलब निकल करके आता है कि भारत में कितने प्रतिशत ज्योति 1 हेक्टेयर से कम है, इसका मतलब ये है कि भारत में कितने प्रतिशत किसान हैं जिनके पास जो खेती है वो 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर निशान लगाएगा हम लोग 65%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा 65% सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी आधुनिक भारत, किसी नहीं होगा यहाँ पर, किस होगा, किस
आधुनिक भारत में मंदिर की उपमा प्रदान की। तो यहाँ पर होगा प्राचीन काल के मंदिरों के आधुनिक रूपों को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा, उपमा मतलब उपाधि, उपाधि या फिर कंपेयर किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को, यानी एक परियोजना, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, ठीक है, यहां पे परियोजना का मतलब क्या है बेटा, परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट है। तो कितनी सिंचाई वाले प्रोजेक्ट को एक बेहतर सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी मिनिमम एक प्रोजेक्ट कितने खेत को सिंचाई करेगा, ठीक है, तो उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जाए, तो वो क्या होगा बेटा, 1 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर से अधिक। अगर कोई सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई कर रही है तो उसको क्या माना जाएगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट माना जाएगा, एक अच्छा सिंचाई परियोजना मानी जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो बेटा हमारे भारत में, भारत का नक्शा अगर आप देखोगे तो कैसा नक्शा है, ऐसे करके है ना, ऐसे करके नक्शा है कुछ कुछ, है ना, ऐसे करके कुछ नक्शा है। तो यहाँ पर हमारा दक्षिण पश्चिम में सबसे कौन सा भाग है, केरल। तो सबसे पहले अगर मानसून घुसेगा यहाँ से तो कहाँ से घुसेगा, केरल से घुसेगा। लेकिन अगर दक्षिण पूर्व की बात करें तो कहाँ से घुसेगा, पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, तो हमारे पास दो जगह हैं। अगर हम भारत को देखें, इस क्वेश्चन को तो आपने समझ ही लिया होगा, लेकिन आगे का आप समझ लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन कर बैठता वो कि इस तरीके से अगर भारत का नक्शा, अरे यार नक्शा इसमें सही नहीं बन रहा, अब कुछ कुछ सही बना। ऐसे मान लो, अगर भारत में दक्षिण पश्चिम की बात करें, यहाँ देखो दक्षिण मतलब साउथ और पश्चिम मतलब थोड़ा सा इधर मुड़ा हुआ, और दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण और ये पूर्व। तो अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, केरल। और दक्षिण पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तो भारत में अगर दक्षिण पूर्व मानसून की अगर बात कर रहा है, दक्षिण पूर्व मानसून की अगर बात कर रहा है तो क्या होगा, भारत में दक्षिण पूर्व मानसून की अगर बात कर रहा है तो क्या होगा, तो हमारा केरल होगा, सॉरी दक्षिण पश्चिम होगा तो हमारा केरल राज्य होगा। और अगर दक्षिण पूर्व होगा तब हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा, बंगाल की खाड़ी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है, सिंचित है, सिंचित, सिंचित मतलब एरिगेटेड, सिंचाई। और वो भी बेटा ये कौन सी सिंचाई की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नहरों से सिंचाई, नहर परियोजनाओं से सिंचाई। कौन सी, नहर परियोजनाओं से सिंचाई की बात कर रहा है। तो भारत में कितने प्रतिशत या कितना भाग जो है नहरों द्वारा सिंचाई या सिंचित है, तो भारत में 1/3 भाग, यानी 1/3 का मतलब कितना हो गया, 33.33% भाग, 33.33% भाग ही क्या हो जाएगा बेटा, 1/3 भाग, जो कि कैसा है, नहर परियोजनाओं से सिंचित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में
हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? यानी भारत में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन से क्षेत्र में रही? तो ऑप्शन आप देखिए, गेहूं और आलू, नहीं। गेहूं और चावल हो सकता है, गेहूं और ज्वार हो सकता है, और जैगुआर और कपास। तो जैगुआर क्या होता है? जैगुआर तो जानवर होता है, ये तो खत्म हो गया। अब आता है गेहूं और आलू, गेहूं और आलू में भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है? गेहूं और चावल में। तो हरित क्रांति भारत में गेहूं और चावल में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही। ठीक है, क्या नोट करेंगे कि भारत में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल में सक्सेसफुल रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कितना प्रतिशत भाग पूर्णता वर्षा पर, पूर्णता नहीं होगा, पूर्णता होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूर्णता गलत है, पूर्णता होगा। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर रहता है? यानी ऐसा भाग जिसमें ना तो नहर से सिंचाई की परियोजना हो, ना ही नलकूपों से सिंचाई की परियोजना हो। तो ऐसा कितना प्रतिशत भाग है भैया? तो ऐसा 60% भाग ऐसा है भारत में कृषि का, जो केवल और केवल और केवल और केवल वर्षा पर निर्भर रहता है। ठीक है, वो लोग वर्षा पर आश्रित हैं। वर्षा होगी तो उनकी खेती अच्छी होगी, वर्षा नहीं होगी तो उनकी खेती अच्छी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? कुआं और नलकूप। ठीक है, ये हुआ लिख दिया है यहाँ पे, ये कुआं और नलकूप है, नीचे देखो सही लिखा हुआ है। तो भारत में जो सिंचाई का सर्वप्रथम और बढ़िया जो प्राइमरी जिसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, प्राइमरी जो मेथड है, ठीक है, या प्राइमरी जो ट्रेडिशन है या जो तरीका है, वो क्या है? कुआं और नलकूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव मैंने आपको बताया ही था कि किस पे पड़ा? गेहूं और चावल की फसल पे पड़ा। चावल की फसल पे नंबर सेकंड पर, नंबर 1 पर किस पे पड़ा? गेहूं के फसल पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक क्या हो जाएगा बेटा? गेहूं हो जाएगा। तो गेहूं सर्वाधिक आंसर हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक अगर कहीं फर्क पड़ा, असर पड़ा, तो वो किसका पड़ा? गेहूं की फसल पे पड़ा। चलिए भारत में कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है? ठीक है, ये भूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत है, यहाँ पे लिखा जाएगा बोई। भारत में कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो बेटा वहाँ पे एक ही फसल है ऐसी, जो गेहूं होता है। आपने देखा होगा गेहूं अक्टूबर नवंबर में सर्दियों में धान कटने के बाद बोया जाता है, और होली के टाइम पे मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई होती है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? गेहूं से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्राकृतिक रबड़, भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो भारत में जो प्राकृतिक रबर है उसका एक जगह सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। रबर क्या होता है? एक्चुअल में रबर का पौधा होता है, रबर का पौधा होता है, उससे रबर मिलती है। उसको क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, फैक्ट्री में लाते हैं, फैक्ट्री में इसको वेल्कनाइज करते हैं, और वेल्कनाइज करने के बाद में रबर का प्रयोग करते हैं। तो रबर का जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलता है? रबर के पौधों से मिलता है। ठीक है, और ये रबर के पौधे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं बेटा। भारत में सबसे ज़्यादा रबर के पौधे कहाँ पाए जाते हैं?
केरल में पाए जाते हैं। केरला विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले क्वेश्चंस के साथ में, और उसके बाद में ये आपका ग्राम विकास नाम का जो चैप्टर है वो लगभग धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप जो है मुझसे कॉल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, या हम लोग किसी दिन जो है एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे जूम पर या स्काइप पर, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए, और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।